जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, सबसे पहले मैं आज आपको एक वीडियो दिखाता हूं। हमारे भारतीय सेना का एक जवान जो कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल में तैनात है और वो छुट्टी आता है अपने गांव। वहां उसके साथ कुछ दबंगों ने उसकी गाड़ी रोककर और उसके साथ हाथापाई, उसको मतलब पकड़ा झगड़ा है, थप्पड़ भी मारे हैं और उसकी शिकायत तो पुलिस को करता है। 112 को कॉल करता है, 112 भी आती है। उसके बाद में थाने में शिकायत दर्ज करता है, एसपी साहब से भी बात करता है। आज 25 की ये घटना थी और 4 दिन बीत गए, तब भी उन लोगों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। तो पहले तो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। देवी, ग्राम नसीरपुर, थाना कुर्रा, जनपद मैनपुरी की हूँ। मेरा पुत्र आज दिनांक 25/9/25 अपनी 4 पहिया की गाड़ी से गांव में किसी काम से गया हुआ था। तभी वापस घर आते समय रास्ते में दीप सक्सेना पुत्र मुन्नालाल ने अपनी मोटरसाइकिल बीच रास्ते पर हाँ टूट गयो जो मैं देख लेने की टूटी हो। ठीक है, सोई कह रहे हो तू और का कह रहे ध्यान कर लेना, तुम भरोगे इसको दोनों आदमी। मेरा नाम सरता देवी, मैं ग्राम नसीरपुर, थाना कुर्रा, जनपद मैनपुरी से बोल रही हूँ। मेरा बच्चा जम्मू में आर्मी की नौकरी कर रहा है, जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर आया कुछ दिनों के लिए छुट्टी, तो गुंडे मिल गए। गुंडों ने गाड़ी को तोड़ फोड़ किया, सुमित की मारपीट की और कहा तेरे को जान से मार देंगे, तू कितना बड़ा फौजी है। ऐसे बोलते हुए इसके बाद मेरा छोटा बेटा गया तो उसके कनपटी पर हथियार लगा के बोला, साले दोनों भाइयों को ख़त्म करेंगे, तेरा परिवार नाश कर देंगे, तू नौकरी नहीं कर पाएगा। जाके मैंने कहा तो मेरे को भी गाली गलौज, मेरी बच्ची को गाली गलौज करते हुए बोला, लाठी डंडा लेके घर तक आया। बच्चा घबराते हुए घर के अंदर घुस गया। मेरा कहना है कि मेरी सुनवाई थाना प्रभारी अच्छे से करनी चाहिए सर, बहुत दुखी हूँ मैं। रुको तो रोटी खाए हाथ ले सो। अभी आपने जो ये छोटे छोटे वीडियो देखे हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये आपको बता ही दिया गया। ये मैनपुरी का है, थाना कुर्रा का। ये एक फौजी की माता जी को वीडियो जारी करना पड़ रहा है कि भैया मेरे बच्चों को धमकी दी जा रही है मारने पीटने की। इनका आगे और वीडियो है, मैं वो भी दिखा रहा हूँ। ये एसपी साहब से और वहाँ के प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा, क्या वहाँ का प्रशासन दबंगों के सामने आकर मौन हो जाता है क्या? अगर फौजी की कोई शिकायत होती है तो आपका लटका जोर तुरंत चला जाता है, तुरंत कार्रवाई करते हो, लेकिन फौजी के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, वहां आप तरकाना शुरू कर देते हो। क्यों? मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूं कि भैया पुलिस प्रशासन, आप सभी को पता है, या तो सामने दबंग होगा तो इनकी कार्रवाई किस प्रकार की होती है, या कोई पॉलिटिशियन प्रेशर होता है तो इनकी कार्रवाई ऐसे होगी कि ठीक है जी हम कर रहे हैं, ऐसे होता है। ऐसे में खुदा न खास्ता उस बंदे के ऊपर कोई घटना या उनके परिवार के साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी, उसके बाद पुलिस एक्शन में आएगी। जो हिंदी फिल्मों में दिखाया जाता है ना, वो सही है। पुलिस का इसी तरह का रवैया, इसी तरह का जो ये चाल डाल है, इसी वजह से एक छोटा सा अपराधी जो छोटी चोरी शुरू करते करते गैंगस्टर बन जाता है। उसका कारण कहीं ना कहीं हमारा हिंदुस्तान का पुलिस का सिस्टम है, अपराधियों को सह देना। आम आदमी पुलिस स्टेशन में जाते हुए डरता है,
आज जब इन्होंने कहा कि भाई ऑनलाइन इन्होंने शिकायत करा दी, एसपी साहब को इन्होंने कॉल करके बता दिया, व्हाट्सएप पर सारी चीजें भेज दी, उसके बाद ये थाने में जाकर भी एप्लीकेशन दे के आ गए, लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है वो पुलिस जवाब जरूर दे। मैं फिर कहता हूं, ऐसे अपराधियों के ऊपर कठोर कार्रवाई करो। और उन दबंगों से भी कहना चाहता हूं कि भैया, एक आदमी जो वहां अपना सब कुछ छोड़कर दुश्मनों के साथ लोहा ले रहा है, उसकी कोई अपनी सरहद पर पूरी जमीन अपनी है क्या जिसके लिए वहां वो सीना चौड़ा करके गोलियां खा रहा है? अगर दबंगाई दिखानी है तो भैया बहुत सारा इलाका पड़ा है, कम से कम इन फौजियों को तो बख्श दो। बाकी वहां के एसएचओ और एसपी साहब के नंबर हमने मंगा लिए हैं, हम भी अपनी तरफ से बात करेंगे कि भैया क्यों इस पर ढिलाई की जा रही है। क्या पुलिस प्रशासन इंतजार कर रहा है फौजी और उसके परिवार के साथ कोई बड़ी घटना घट जाए और फिर पुलिस एक्शन में आए? तो हम अपनी तरफ से भी बात करेंगे, हमारे और भी जो संगठन है उनको भी बोलेंगे कि वो भी बात करें। और एक चीज यहाँ उन लोगों को भी कहूंगा, मैंने कहा था ना कि भाई वो एक मैडम ने कुछ गलती की थी और उसने माफी भी मांगी थी, उसकी जॉब भी चली गई, लेकिन हजारों फोन उसके पास गए थे। तो आज उन बंदों से कहना चाहता हूं, हालांकि मैंने तो कहा था कि हमारी ताकत, हमारी जो सिखलाई है महिला, बुजुर्ग और बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाने की या उनके साथ अपना टोन दिखाने की नहीं है। हम टोन दिखाते हैं जो सामने वाला बराबर का है या हमारे से बड़ा है। बोलते हैं ना, असली योद्धा वही है जो सामने वाले को बराबर का समझकर फिर लड़े, ना कि निहत्थे पर या कमजोर पर अपनी ताकत दिखाए। तो वो जो साथी हैं जिनमें बहुत जोश है, अगर वो चाहें तो वहां का पुलिस का एसपी साहब का और एसएचओ साहब का नंबर मेरे से लो। मैं मेरा नंबर दे रहा हूं, व्हाट्सएप पर आप बोलो कि सर हमारे को नंबर दो और हम बात करेंगे, और आप करो। वहां कितना आप कॉल करते हो, मैसेज करते हो, उनसे पूछो कि एक सैनिक जो अपना सब कुछ छोड़कर वहां बॉर्डर पर अपनी देश सेवा में लगा हुआ है, उसको बड़ी मुश्किल से महीने 2 महीने की छुट्टियां मिलती है, तो क्या वो इंसान होने के नाते शांति से अपने घर में छुट्टियां भी नहीं काट सकता? उस फौजी आदमी का रास्ता रोककर उसकी गाड़ी की तोड़फोड़ करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं। जैसा कि इनकी माताजी ने आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको, जो बता रही हैं कि भाई ये गाड़ी लेके गया था कहीं और वापिस आ रहा था और उन्होंने अपना बाइक और रास्ते में खड़े थे। इसने बोला भाई हट जाओ, मेरे को जाना है। बोला नहीं, हमारी गाड़ी तो यहीं रहेगी। मतलब इतनी दबंगाई होगी उनकी कि एक फौजी आदमी का जो रास्ता रोक रहे हैं, तो आम आदमियों के साथ तो उनकी दबंगाई बिल्कुल खुली चल रही होगी। आम आदमी तो बिल्कुल पीड़ित होगा उनसे। जब उन्होंने फौजी को रोका और फौजी को थप्पड़ मार दिया, तो आम आदमी का क्या हाल करते होंगे, और ऐसे लोगों को पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही? पुलिस जवाब दे। बाकी हमारे साथियों को फिर कहना चाहूंगा, फौजी आदमी के अंदर ताकत की कमी नहीं है, ना फौज के अंदर और ना फौजियों के अंदर, लेकिन हम डिसिप्लिन के नाम पर चुप रहते हैं। हम अपनी ताकत का इस्तेमाल बॉर्डर पर करते हैं, तो इस चीज को कुछ लोग हमारी कमजोरी समझ बैठते हैं। और जब फौजी बिगड़ता है ना, जैसे पान सिंह तोमर की तरह एक ही आदमी बिगड़ा था, उस इलाके को पूरे को हिला दिया था, सिस्टम को ठीक कर दिया था। तो किसी को मजबूर मत करो कि वो पान सिंह तोमर की तरह गलत रास्ते पर जाए, ठीक है। बाकी मैं हमारे सैनिकों को कहना चाहता हूं, जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक हमारी टीमें हर गांव, तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल में नहीं होंगी, तब तक फौजियों को ऐसे ही लोग कमजोर समझेंगे। क्यों? आजकल वो पहले के रॉयल अधिकारी तो रहे नहीं है जो आपके लिए बोलेंगे कि ठीक है जाओ और उस दबंग का इलाज कर दो। एक जमाना था फौज की इतनी रॉयल्टी चलती थी कि फौजी के नाम से किसी दबंग की हिम्मत नहीं थी कि किसी फौजी को छेड़ दे, कि उनको पता था भैया फौजी को छेड़ा और वहां से फौज ने एक्शन ले लिया तो दबंग का तेल निकाल देगी। तो वो रॉयल अधिकारी तो है नहीं, या तो रॉयल अधिकारी एक्शन ले तो इन दबंगों का कच्छे में पेशाब निकल जाएगा। आप फौज की 3rd डिग्री, इसको पुलिस की 3rd डिग्री को बर्दाश्त कर लोगे और पैसे और पॉलिटिशियन की पावर से वहां से छूट जाओगे, लेकिन फौज के हत्थे चढ़ोगे। फौज किसी का प्रेशर और किसी का नहीं झेलती है, वो 3rd डिग्री देती है जो आदमी की चाल सीधी हो जाती है। लेकिन अब वो रॉयल अधिकारी नहीं रहे, किसी को MP बनना है, किसी को MLA बनना है, किसी को किसी CDS बनना है, ऐसे पद बना दिए गए और
डिसिप्लिन के नाम पर चुप है, इसलिए आए दिन कोई सैनिक जवान को पीट रहा है, कोई जेशो को पीट रहा है, यहाँ तक कि कर्नल साहब को पीट कर पुलिस वाले आराम से घूम रहे हैं। इन सब के लिए हम बार बार कहते हैं कि भाई अपना कोई ऐसा संगठन हो जो हम जाकर ऐसे लोगों को, वहां अगर हमारे 150 लोग हों तो उन दबंगों की चाल हम लोग सीधा कर सकते हैं। लेकिन जी ठीक है, संगठन बनाओ, घातक टीम बनाओ, लेकिन सिर्फ दूसरे बनाओ, हमारे साथ कुछ होगी तो हमारी सहायता करने आ जाओगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे। टीमें तभी बनती है जब एक दूसरे का साथ दिया जाए। हम ये नहीं कहते कि आप वहां से उठकर राजस्थान में आओ या बिहार में जाओ, आप अपने इलाके को संभालो। हर इलाके में, तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में टीमें होंगी, तब इन दबंगों का तेल निकल सकता है। इसलिए आज मैं फिर कह रहा हूं कि हम प्रयास कर रहे हैं, जिनको हमारे से जुड़ना है, ये मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है। आप इसमें अपना गांव नाम लिख दो कि सर हाँ मैं इस टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ और मैं आपके हर एक काम में आपका साथ देना चाहता हूँ। तो अपना गांव नाम लिख दो, और यही नंबर मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। ये नंबर देते ही तो हमारे फौजी भाई बोले अरे यार पैसे की बात करता है रविंदर। किसी भी संगठन को, किसी भी टीम को बनाने के लिए आज के युग में पैसे की जरूरत है, और वो रविंदर फौजी टाटा बिरला नहीं है कि रविंदर फौजी पे आप सब कुछ। रविंदर फौजी पुलिस को भी कॉल करे, रविंद्र फौजी दबंगों से भी मोल ले, फिर वो रविंद्र फौजी का चैनल बंद कर दे, रविंद्र फौजी की पेंशन बंद कर दे, रविंद्र फौजी को जेल में डालने की धमकी दे, तो अकेला रविंद्र फौजी लड़ेगा कैसे? मैं चाहता हूं कि हमारे जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट और तहसील में रविंद्र फौजी पैदा हो। हमारे जैसे 1000 आदमी हो ना, तो इस सारे सिस्टम को यूं चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कहता हूं जुड़ो। ग्राउंड में आ सकते हो कि सर मैं ग्राउंड में आऊंगा, सर मैं तो ऑन ड्यूटी हूं, मैं आ नहीं सकता, लेकिन सपोर्ट करूंगा। तो मैंने 2 महीने में, 6 महीने में जो भी आपसे सहयोग होता है वो सहयोग करो, ताकि एक वेबसाइट और टीम बनाई जा सके। लेकिन हम कहते हैं वीडियो को यहीं से छोड़ जा देते हो, जब जरूरत पड़ती है तो रविंदर सर हमारी सहायता करो, और जब काम निकल गया तो सर मैंने तो आपका नंबर सेव किया था, मैं तो भूल गया आप कौन बोल रहे हो। इससे काम नहीं चलता है। जुड़ो, आर्थिक सहायता करो, ग्राउंड में आने के लिए बोलो। कुछ नहीं कर सकते तो इस चैनल की संख्या बढ़ाओ, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो हमारी ताकत थी, जो 8-10 लाख लोग जिस चैनल से जुड़े हुए थे, उस चैनल को हमारे ही देश इंडिया में बैन कर दिया गया। तब से हम लोग धीरे धीरे और कमजोर होते जा रहे हैं। जब ताकत ही नहीं होगी, लोगों का जुड़ाव ही नहीं होगा, वीडियो आप शेयर ही नहीं करोगे, तो पुलिस के कानों पर जूं नहीं रहेगी। आप सोचोगे कि हमने फोन कर दिया काम हो जाएगा। हम उस चैनल से चीजों को हाईलाइट करते थे। आपको कहते हैं कि ट्विटर में एक टीम बना रहे हैं, जुड़ो, ताकि ट्विटर में भी हाईलाइट करें, सोशल मीडिया में भी करें, और जरूरत पड़े तो फिर ग्राउंड में भी जाएं। लेकिन आप ना ही ट्विटर में साथ दे सकते हो, सोशल मीडिया में शेयर नहीं कर सकते, चैनल की संख्या बढ़ा नहीं सकते, और ना ही आर्थिक सहायता कर सकते, तो फिर होगा कैसे? फिर तो ऐसे ही होगा, आज इनका नंबर है, कल हमारा है, परसों आपका होगा। फिर कह रहा हूं कि हमारे से जो साथी जुड़े हुए हैं, कुछ एक साथी उनका सहयोग आता है, उससे हमारा उस चैनल को बंद किया गया। उसके खिलाफ हम कोर्ट में भी जा चुके हैं, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। आज हमारे पास अगर बजट होता तो जैसे बहुत से चैनल बंद हुए 1 हफ्ते में ही खुल जाते हैं, लेकिन हमारा बजट नहीं होने की वजह से, वकीलों की कमी, और वहां तक ये हम केस हाईलाइट नहीं हो पाया, इसलिए हमारा चैनल अभी बंद ही चल रहा है। अभी 17 अक्टूबर की तारीख है, अब वो बढ़ती जाएगी। कब हमारे हक में फैसला आएगा, उसका सबका कारण सिर्फ और सिर्फ है कि हमारे पास बजट नहीं है। कह देते हो अक्सर ये करो वो करो, लेकिन जब हम ग्राउंड में कुछ करने की बारी करती है, हम धरना देते हैं, यात्राएं निकालते हैं, जाकर ग्राउंड में लड़ते हैं, उधर पीछे देखते हैं कोई है ही नहीं, बस जय हिंद हम आपके साथ हैं। और इसी वजह से बोलते हैं ना कि सर आप टीम नहीं बना पा रहे हो, तो टीम बनाए कब? कुछ लोगों को जोड़ते हैं, 2 महीने बाद उनको पता ही नहीं है कि सर हम आपकी टीम में जुड़े भी थे, सिर्फ नंबर लिखा दिया और भूल गए। 2-4 साल बाद खुद के साथ कोई पंगा हुआ तो याद करते हैं। कोई बात नहीं, आप जुड़े हो नहीं उड़े हो, याद कर लिया करो, हमारे से जो होगा हम करेंगे। बाकी तो वीडियो देख के कम से कम शेयर करो। और फिर कह रहा हूँ, वहाँ की पुलिस को, एसपी साहब को कहना चाहता हूँ कि फौजियों को इतना परेशान ना करो कि वो गलत रास्ते पर जाए। हम भी उम्मीद करते हैं कि हम वहाँ बॉर्डरों पर देश की सुरक्षा के लिए हम गोली खा रहे हैं, तो हमारे परिवारों की सुरक्षा करने के लिए, या हम छुट्टी आते हैं, तो आपके पास जो पुलिस की पावर दी गई है इंटरनल सुरक्षा के लिए, तो आप अपनी ड्यूटी बखूबी निभाएं। लेकिन आप ड्यूटियां नहीं निभाते हो, इसलिए कोई 5 सिंह तोमर बन रहा है,
कोई बेचारा पिट रहा है, कोई चुपचाप वापिस चला जाता है, और वो जहर का घूंट पीकर ऐसे ही घूम रहे हैं। ठीक है, बाकी वीडियो देखें, शेयर करें, आगे की जो भी अपडेट आती है मैं आपको देता रहूँगा। और आपके क्या सुझाव हैं आप वो भी दें, और नहीं तो जय हिंद लिखकर अगली बारी का इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।